गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले क्लास में हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से पहले का पढ़ा था और उसमें हमने रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था। रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या क्या शामिल होता है। अब हम उसको आगे बढ़ते हुए पहला जो पॉइंट है कि रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी में पहला जो बिंदु है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है और किस तरह से उसकी स्टडी करते हैं वो हम देखेंगे। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दो तरह का हो सकता है। एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी। एक है परमानेंट और एक है टेम्परेरी। परमानेंट का मतलब हुआ स्थायी और दूसरा टेम्परेरी का मतलब हुआ अस्थायी। स्थायी और अस्थायी का क्या मतलब? स्थायी का मतलब हुआ ये इफेक्ट जो है, परमानेंट इफेक्ट जो है वो हमेशा लगता रहेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें दो तरह के इफेक्ट काम करते हैं। कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं। तो परमानेंट इफेक्ट का मतलब हुआ ऐसे इफेक्ट जो हमेशा जो है वो काम करेंगे, चाहे रिएक्शन हो रही हो, चाहे न्यूक्लियोफाइल आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, चाहे वहां पर इंटरमीडिएट बन रहा हो चाहे नहीं बन रहा हो। तो ये वो इफेक्ट है जो हमेशा लगता रहेगा। ये वो इफेक्ट है जो केवल इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जिसे हम समाहित रूप से, कंबाइंड रूप से जिसे हम रिएजेंट्स कहते हैं, तो ये वो इफेक्ट है जो केवल रिएजेंट्स की प्रेजेंस में लगता है। रिएजेंट्स हटा लिया जाएगा तो ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। रिएजेंट्स जब तक रहेगा तब तक ये इफेक्ट रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि सब परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से हैं और टेम्परेरी इफेक्ट कौन कौन से हैं। तो पहले परमानेंट इफेक्ट में पहला जो है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। जिसे हम कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। दूसरा है हाइपर कंजुगेशन, जिसे हिंदी में जो कहते हैं अतिसंयुग्मन। तीसरा जो है रेजोनेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुनाद। तीसरा जो है रेजोनेंस। इधर जो है टेम्परेरी इफेक्ट जो है उसमें एक ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जिसे हिंदी में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ही कहते हैं। तो परमानेंट इफेक्ट तीन हो गए, टेम्परेरी इफेक्ट जो है वो एक है। तो परमानेंट इफेक्ट क्या है कि सब ऐसा इफेक्ट जो रिएजेंट की प्रेजेंस और रिएजेंट की एब्सेंस दोनों में लगता है, और टेम्परेरी इफेक्ट केवल रिएजेंट की प्रेजेंस में लगता है। रिएजेंट हटा लिया जाएगा तो इफेक्ट खत्म हो जाएगा, रिएजेंट दोबारा से लगा देंगे तो वो इफेक्ट दोबारा से चालू हो जाएगा। तो हम इनका वन बाय वन स्टडी हम करते जाएंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। किसी भी श्रृंखला में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का किसी एक और विस्थापन क्या कहलाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। तो ये जो विस्थापन है
ये किसी एक एटम की वजह से होता है, किसी सोर्स की वजह से होता है, बिना सोर्स के जो है ये विस्थापन नहीं होता है। तो किसी भी श्रृंखला में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का किसी एक और विस्थापन जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है, और जिस और विस्थापन होता है यानी जिस एटम की वजह से या जिस ग्रुप की वजह से विस्थापन होता है उस ग्रुप के अकॉर्डिंग ये इफेक्ट दो तरह का होता है, और वो दो तरीके जो है, दो तरह का जो इफेक्ट है वो कौन कौन सा है, एक है प्लस आई इफेक्ट और एक है माइनस आई इफेक्ट। तो देखिए अगर कोई भी एटम जो है या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो किसी भी चैन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, किसी भी श्रृंखला के इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपनी ओर खींचता है, तो उस इफेक्ट को कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। उसको क्या कहते हैं, माइनस आई इफेक्ट। और अगर कोई भी ये कोई एक्स एटम है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, तो इस एक्स का जो प्रभाव हुआ वो हुआ माइनस आई प्रभाव। और अगर कोई भी एटम जो है वो, इसको मैं वाई लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए इसको वाई लिख देता हूं, सब वाई एटम है, और ये अगर कोई जो है एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने से श्रृंखला की ओर धकेलता है, अपने से चैन को देता है, तो वो इफेक्ट जो कहलाएगा तो वो कहलाएगा प्लस आई इफेक्ट। यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जो प्रभाव है वो माइनस आई इफेक्ट है, और इलेक्ट्रॉन देने वाला जो इफेक्ट है वो प्लस आई इफेक्ट है। अगर हम लोगों को अब ये तो समझ में आ गई बात कि जो इलेक्ट्रॉन खींचता है वो इफेक्ट क्या कहलाएगा, जो माइनस आई इफेक्ट कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन का धक्का देगा वो कहलाएगा प्लस आई इफेक्ट। लेकिन इतनी बात अपने समझ में आ गई, अब हमें ये और पता लग जाए कि साहब ये इलेक्ट्रॉन धक्का देने वाले एटम कौन से हैं या ग्रुप्स कौन से हैं, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स कौन से हैं, तो हम उस ग्रुप को देखकर ही बता देंगे कि साहब ये प्लस आई लगाएगा या ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। तो देखिए प्लस आई के ग्रुप्स और माइनस आई के ग्रुप्स मैं आप लोगों को बता देता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप समझ जाओगे। ओ माइनस जिसका प्लस आई इफेक्ट लगता है, सबसे ज्यादा लगता है। 3 डिग्री 3 डिग्री एल्किल ग्रुप, 2 डिग्री एल्किल ग्रुप, 1 डिग्री एल्किल ग्रुप का उससे कम मैथिल ग्रुप का लगता है, उससे कम किसका लगता है, मैथिल ग्रुप। तो सबसे ज्यादा जो है वो O माइनस का लगता है, इससे भी ज्यादा जो है NH NH माइनस 2 का सबसे ज्यादा माइनस आई सॉरी प्लस आई लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देते हैं। फिर O माइनस इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है। 3 डिग्री एल्किल ग्रुप, 3 डिग्री एल्किल ग्रुप कौन सा होता है, देखिए एक कार्बन पर 3 CH3 अगर जुड़े हुए हो तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री एल्किल ग्रुप। अगर ये किसी भी श्रृंखला से जुड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स का धक्का देगा। 2 डिग्री एल्किल ग्रुप, इसको 2 डिग्री एल्किल ग्रुप बोलते हैं। 1 डिग्री एल्किल ग्रुप, इसको 1 डिग्री एल्किल ग्रुप बोलते हैं, यानी कि ये 1 डिग्री एल्किल ग्रुप, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, तो इनका प्लस आई इफेक्ट जो है वो NH माइनस 2 का सबसे ज्यादा, फिर O माइनस का, फिर 3 डिग्री एल्किल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3 का होता है। इस तरह से ये है प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। अब हम माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर को देखते हैं। तो देखिए माइनस आई का ऑर्डर देखिए,
देखिए इसका ऑर्डर देखिए -I, मैंने मेन ग्रुप्स लिख दिए हैं, आप बुक में वो देख लेना, ऑर्डर आपको पूरा मिल जाएगा, और बीच में कुछ ग्रुप और ऐड हुए होंगे। तो मैंने मेन लिख दिए जो काम में आते हैं बेसिकली, कि OF2 प्लस NR3 प्लस, देखो इनपे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से खींचता है। NH नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो OF2 प्लस NR3 प्लस NO2 CN CO CHO CO CWH FCl Br I OH के बाद में OR भी आता है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से आते हैं OR, और मैंने लिख दिया CH3। तो देखिए बोले साहब CH3 का तो देने वाला इफेक्ट है, अरे हाँ बिल्कुल देने वाला इफेक्ट है, बोले साहब खींचने वाले इफेक्ट, लेकिन ये अगर CH3 अगर किसी द्वितीयक कार्बोकेटायन से या 2 डिग्री जो है ग्रुप से जुड़ेगा तो वहां पर जब इसका देने वाला होगा तो इसका क्या होगा, लेने वाला होगा। ये जो है प्लस I और माइनस I इफेक्ट जो होते हैं वो रेस्पेक्टिव होते हैं एक दूसरे के, यानी एक ग्रुप का प्लस I लग रहा होगा तो दूसरे का माइनस I लग रहा होगा। यानी कोई इलेक्ट्रॉन अगर खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो किसी में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो जिसमें से जा रहे हैं उसका इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट लग गया ऑटोमेटिकली, तो वो उसका प्लस I इफेक्ट लग गया, और जो खींच रहा है उसका माइनस I इफेक्ट लग गया। ये बेसिकली जो ऑर्डर है वो आप लोग देखोगे कि ये इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी बेसिक रोल रहता है। ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है जिसकी विद्युत ज्यादा होती है वो एटम जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं, उस वजह से उसका माइनस I इफेक्ट लगता है। तो देखिए माइनस I इफेक्ट इन ग्रुप्स का लगता है, ये ग्रुप जहां भी लगे होंगे वहां पर वो चैन से जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, तो श्रृंखला से अपनी ओर खींचेंगे। तो ये है माइनस I का ऑर्डर, और प्लस I का ऑर्डर जो है वो ये है। तो ये प्लस I और माइनस I इफेक्ट के ग्रुप मैंने आपको बता दिया। अब इसको देख करके आपको लग जाएगा कि साहब इसका प्लस I लग रहा है, इसका माइनस I लग रहा है, और वो कहां कैसे वो काम आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म में वो हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट इफेक्ट जो है वो देखिए आप, चलो इसके इफेक्ट को मैं थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पर विद एग्जांपल्स के साथ, आप लोगों को समझ में क्या चल जाएगा। देखिए जी मैंने 3 कार्बोकेटायन बनाए, इन कार्बन पर अगर धनावेश होता तो उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। 3 कार्बोकेटायन बनाए हैं, और हम चाहते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमको पता लग जाए कि सब इनकी स्टेबिलिटी किस प्रकार से होगी, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा। तो देखिए यहाँ पर इस कार्बन पर कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन दे या खींचे, तो ये नॉर्मल हुआ। यहाँ पर जो है यहाँ पर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ये CH3 जो है इसका अभी हमने देखा कि CH3 का जो है वो प्लस I इफेक्ट लगता है। अब देखिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये जो कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उस पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है। अष्टक के नियम के अनुसार जो ऑक्टेट रूल है वो ये कहता है कि किसी भी एटम के बाहर आउटर सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण यहाँ पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, अगर इसको इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इस पर इलेक्ट्रॉनों का डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। या मैं ये कह दूं कि जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसको इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप उस पर जुड़ जाए तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। या मैं ये कह दूं कि किसी भी एटम पे अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पे प्लस आई प्रभाव वाले जो है प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स अगर जुड़ जाएं तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज को प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स जो है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जो है प्लस आई इफेक्ट वाले जो है वो ग्रुप वो कितने हैं 2 ग्रुप हैं, 2 CH3।
यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप हैं वो कितने हैं? 3 हैं। यहाँ पर कितने हैं? 3। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, उससे कम यहाँ लग रहा है, और यहाँ पर कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है। इसलिए इस पॉजिटिव चार्ज की पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम स्टेबिलिटी क्या होगी? इसकी होगी, और इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो ये इसका स्टेबिलिटी का जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया कि इधर से इधर जा रहे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कार्बोकैटायनों की स्टेबिलिटी। साथ में दूसरा एग्जांपल देखिए आप, CH3 पर 1 इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए जब किसी भी एटम पे या कार्बन एटम पर जब 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ओड इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी कि वो विषम इलेक्ट्रॉन हुआ। तो किसी भी कार्बन एटम पर जब 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ओड इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस स्पीसीज को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। जैसे ये जो स्पीसीज थी, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको कार्बोकैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन कहते हैं। ऐसे ही जब कार्बन पर 1 अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ओड इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस ओड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज को क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी इससे समझा सकते हैं। अब देखिए आप, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सब ये 7 इलेक्ट्रॉन कैसे आए, कहां से आए, हमें क्या पता चलेगा? अब देखिए कार्बन जब 4 बॉन्ड बना लेता है, 4 बॉन्ड बना लेता है कार्बन, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। जब एक एटम निकल जाए, हाइड्रोजन मान लो इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तो उस पर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके वहीं चला गया। यानी कि हाइड्रोजन था इससे जुड़ा हुआ, या हैलोजन था, एक्स था मान लो, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के, ये सारे इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया। ये सारे इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया, तो देखिए इसके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसमें जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो देखिए इसके पास 1 2 3, तो 3 बॉन्ड बना रखे हैं। 3 बॉन्ड बना रखे, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो कार्बोकैटायन में जो है आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां हम बात करेंगे, देखिए रेडिकल की। तो रेडिकल में देखिए C, एक H, ये H और ये H, ये ऐसे था, मेथेन था। 4 बॉन्ड बना रखे थे कार्बन ने, तो 4 दूनी 1 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन अब क्या हुआ? ये हाइड्रोजन जो है, ये 1 इलेक्ट्रॉन तो खुद ले गया अपना, और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ही छोड़ गया। तो स्थिति ये हो गई, देखिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया 2 में से, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच गया। इस ओड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज को कह रहे हैं हम फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए आउटर सेल में? 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 2 इस बॉन्ड के, 2 इस बॉन्ड के, 6 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो इसके पास कितना हो गई? 7 इलेक्ट्रॉन हो गई। लेकिन ऑक्टेट के रूल के अकॉर्डिंग, न्यूलैंड के ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो स्टेबल हो सकता है। अब इसके में कितने? केवल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गई, यानी इसके पास भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्या हुआ? इसके पास भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी वाले स्पीसीज पे प्लस आई इलेक्ट्रॉन देने वाले जो ग्रुप हैं वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप अगर जुड़ेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये प्लस आई वाले ग्रुप इसमें सबसे ज्यादा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम इसकी होगी, और उससे कम क्या होगी? इसकी होगी। तो ये रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को भी समझाता है, ये कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को भी समझाता है। यानी इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को समझाता है। चलिए, तो ये हुआ इंडक्टिव इफेक्ट। इससे आगे के जो इफेक्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।